एवरीवन, वेलकम टू ज़रा हट के। आज पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बहुत ही मायूस कुन दिन है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो 18 साल बाद पाकिस्तान आई, उसने आज एक वनडे मैच से अपनी सीरीज़ का आगाज़ करना था, मगर उससे 2 घंटे पहले ही ये ख़बरें आनी शुरू हो गई कि ये सीरीज़ जो है वो खटाई में पड़ गई है। जब टॉस का टाइम आया तो कैप्टन्स बाहर नहीं आए और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हो गई कि न्यूजीलैंड ने ये दौरा सिक्योरिटी ख़दशात की बिना पर मंसूख कर दिया है। पाकिस्तान का जो रिएक्शन आया है उसमें पीसीबी ने ये कहा है कि जो पीसीबी के नए चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उन्होंने ख़ासा सख्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये मायूस कुन तो है ही, मगर न्यूजीलैंड का ये फ़ैसला यकतरफ़ा तौर पर लेना जो है ये भी बहुत मायूस कुन है। और अब वो न्यूजीलैंड जो है पाकिस्तान को आईसीसी में सुनेगी। ये इस बात का इंदिया था कि शायद पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज़ की कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ आईसीसी में जाएगा और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। साथ ही जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म हैं जसिंडा आर्डन, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सीरीज़ की मनसूखी से उन्हें भी बहुत मायूसी है, मगर वो खिलाड़ियों की हिफाजत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अब जब ये बातें आईं तो ये बात भी आनी शुरू हुई कि क्या कोई ऐसा थ्रेट था भी या नहीं था जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने क्या उनके साथ शेयर किया या उनको किसी ने टिप ऑफ किया। ये बात आई कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने उनको टिप ऑफ किया और ब्रिटिश हाई कमीशन, ब्रिटेन का नाम लिया गया, जिस पर ब्रिटिश हाई कमीशन के जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ब्रिटिश हाई कमीशन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या ऐसा कोई थ्रेट था या उससे पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप पहले बात करें। हाँ, तो हमारे साथ एजाज़ सैयद मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं जियो के। एजाज़, ये जो बातें हो रही हैं कि इस सीरीज़ की मनसूखी की वजह सिक्योरिटी ख़दशात थे या नहीं थे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बशीर साहब बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, तमाम सिक्योरिटी फ्राहम की गई, लेकिन ये जो सवाल आपने पूछा है कि क्या कोई ख़तरा था या इंफॉर्मेशन थी, तो मैं आपको सिर्फ बैक में लेके जाना चाहता हूँ। अगस्त के महीने में 20-21 अगस्त को 20-21 अगस्त को हुआ ये कि टीटीपी के एक साबिक तर्जमान भी हैं, साबिक कमांडर भी हैं, एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने ये बताया कि एक प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के दरमियान। जब क्रिकेट मैचेस हो रहे होंगे तो उस वक्त उन्होंने आईएसएस दाइश के हवाले से इत्तला दी कि दाइश कोई हमला करने का मंसूबा बना रही है। बाद में उन्होंने ये मामला सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखा, उन्होंने फेसबुक के ऊपर उसको पोस्ट किया और उन्होंने ये पब्लिक करने की कोशिश की। और जब ये बात उनकी तरफ से पब्लिक हुई तो बरतानिया के एक अखबार है गार्जियन, उन्होंने इसको चलाया, इस खबर को चलाया। फिर ये जो ऐसा नहीं है, अजाज सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना होगा। वो द गार्डियन नहीं थी, वो थी संडे गार्डियन लाइव, जो नहीं, वो उसकी बैकग्राउंड जरा सुन लीजिए। उसकी यूके की गार्डियन के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज जी ऐसे ही जी जी जी, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो संडे गार्डियन लाइव जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आजाद एक सेकंड सुन ले, उसका यूके के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो स्टोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये अभिनंदन मिश्रा साहब ने लिखी थी। अभिनंदन मिश्रा साहब कौन है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप संडे गार्डियन लाइव की वेबसाइट पर जाएं तो ये जो ईयू डिसइंफो लीक्स वाली जो चीजें नहीं है, जिनीवा टाइम्स ऑफ जिनीवा, ये वो ये भी उसी कैटेगरी में है। जहां तक अभिनंदन मिश्रा साहब की बात है, तो अगर आप थोड़ी इजाजत दे तो मैं छोटी सी आपको क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ख्याल है कि शायद पिछले साल इसकी एक और आई थी और उस पर हमने थोड़ी सी तहकीक की थी कि यार ये बंदा है कौन और ये कहाँ से आया है। तो जाहिर है कि वो एक बहुत लंबा क्लिप था, मैं पूरा क्लिप नहीं आपको सुना सकता, एक आपको उसकी झलकी सुना देते हैं, सुनिए। हमने सोचा कि यार इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई किस तरह की स्टोरियां लिखता है अभिनंदन। तो कुछ तो आपकी रेगुलर स्टोरी है कि बीजेपी ने ये किया, तो उसने ये किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन ज्यादातर इसकी किस तरह की खबरें होती हैं। आईएसआई पाकिस्तानी दहशतगर्दों को ढकेल रहा है मकबूजा कश्मीर में, हाँ, हिजबुल मुजाहिदीन ये तशद्दुद कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम भारत का हिस्सा बनना चाहती हैं, हाँ,
एंड 60 फॉरेन। अच्छा, सब सोर्सेस या अगर बंदे का नाम भी होगा, वैसे बंदे का नाम होगा गिलगित बल्तिस्तान का कोई रहनुमा जिसका किसी ने कभी नाम सुना ना हो। तो इससे काफी क्लियर लगता है कि इसको जो फीड किया जा रहा है, अब देखो द हिंदू के रिपोर्टर्स के पास ऐसी सोर्सेज नहीं है, बाकियों के पास अगर उनके पास आती भी सही तो वो कहते कि जी आप ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल ठीक है। दो बंदा कहता है ना कि सर दे दो सर मैं चला दूंगा, वो फिर बड़ा एक आइडियल टूल बन जाता है किसी भी एजेंसी का, चाहे वो अमेरिकन रिपोर्टर, मगर एहसान की खबर तो इसने बड़ा सॉलिड दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसको सॉलिड दी गई है और कहा कि सर ये आपने चलाना है ताकि बाकियों को भी पता लगे कि हमें पता है। आई थिंक दैट इज माय टेक। इतनी सॉलिड थी कि मैं एक दो सहाफियों से बात कर रहा था पेशावर के और सीनियर सहाफी, उन्होंने कहा जो डिटेल्स इस स्टोरी में हैं उसके गाँव और घर के बारे में वो शायद हमें भी नहीं पता थी। कितने अच्छे बाल होते हैं। सही बात है। हाँ, तो ये है सॉरी, तो ये ज़ाहिर वन ऑफ द फैक्टर और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जी 2 नंबर अखबार में खबर छपती है और उसके बाद वो बाकी ले उड़ते हैं और उसकी बुनियाद पे एक इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये इसका एक एस्पेक्ट है जी। अभी मैं अब्दुल रशीद शकूर की BBC में स्टोरी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि रेग डेक्सन जो हैं वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों के सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं। वो दौरे से ज़रा पहले पाकिस्तान आए, उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने कहा ठीक है। ये जो हुआ है आज, ख्याल ये है कि एंड लास्ट मिनट पे कोई टिप आया है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने हंगामी तौर पे फैसला किया है, लेकिन वहाँ भी मेज़बान मुल्क को कम से कम इन्हें ज़रूर बताना चाहिए था कि यार ऐसा क्या मसला है, कहाँ से ये टिप आया है, ताकि वो वेरिफिकेशन होती। इसलिए कि अभी तक अजीब बात है कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें से कोई वेरीफाई नहीं कर रहा कि हाँ इस तरह की कोई इम्कान है। अच्छा, बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा देखिए, बिकॉज वो लोग बहुत चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी लेकिन इस वक्त भी तो अटैक हुआ था, उस वक्त भी तो अटैक हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि तवातुर से TTP के हमले हो रहे हैं, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, ये आपको पता था बिफोर यू साइंड ऑन। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लास्ट मिनट पर आया। अच्छा, अब लास्ट मिनट पर कहाँ से आ सकता है? ओके, सही है, ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा है कि सर हम नहीं है, शायद ये सच है, शायद ये नहीं है। न्यूजीलैंड की कोई यहाँ पर स्पाई नेटवर्क नहीं है, ठीक है, और पता नहीं कहीं भी है वो उसका मुझे नहीं पता, राइट। मतलब कि किसी वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्स से मोस्ट लाइकली आया होगा, बिकॉज देखो इंडिया की तो रूटीन वो उनको कह रहे होते हैं, आपने नहीं जाना। मेरे अभी कामरान यूसुफ साहब से बात हो रही थी इसी के बारे में शो से पहले, उन्होंने कहा कि यार 2 साल पहले भी जब श्रीलंका वाले आ रहे थे तो उनको उन्होंने एक वार्निंग दी थी जो बोगस साबित हुई। तो उनकी तो ये रूटीन है। पॉइंट है कि इनको किसी ऐसी सोर्स से आई है जिस पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं। अब वेस्टर्न इंटेलिजेंस पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये वही इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं अफगानिस्तान में जिनको नहीं पता था कि तालिबान की कितनी स्ट्रेंथ है, नहीं पता था कि अशरफ गनी हर इंटेलिजेंस एजेंसी। अच्छा, हुआ ये होगा कि फर्ज करें कि MI6 उसने जनाब, शायद उसके पास इतना टाइम ना हो, उसने न्यूजीलैंड की सीक्रेट सर्विस को कहा होगा, न्यूजीलैंड की सीक्रेट सर्विस मैनेजर से कहा कि वाइंड अप करो, तफसील हम बाद में बताएंगे, फिलहाल निकलो। हाँ। तो हो सकता है कि ब्रिटिश हाई कमीशन लूप में ना हो, ये भी हो सकता है। नहीं, दैट इज एंटायरली पॉसिबल। आई है वहां से हुकूमत ने कहा है कि टीम को निकलने के लिए। बिल्कुल, मैं वक्फा लेते हैं तो फिर इस पर थोड़ी सी और भी डिबेट है। वेलकम बैक जी। बात हो रही है न्यूजीलैंड की कैंसिलेशन पर, और यही हो रहा था कि यकीनन जाहिर है कि देखें जो उनको थ्रेट आई है उन्होंने तो सीरियसली लिया है। तरीका अगेन उनकी डिसीजन है, सलामखो पर, ठीक है, उनको अपनी जान का खतरा है। अगले साल फिर भैया इन्हें आना है, पता नहीं उसका क्या होगा, उसका भी ICC सुपर इंग्लैंड को आना है नेक्स्ट, और वो इंग्लैंड और इनके सिक्योरिटी एडवाइजर एक ही हैं, और इंग्लैंड रिपल इफेक्ट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो 24 से 48 घंटे में वो अपना फैसला करेंगे। हैविंग सेड दैट, आई एग्री विद यू कि एक तरीका भी होता है बात करने का। देखिए, हेड ऑफ स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी है, ठीक है, जो ओवरऑल सिनेरियो है जो पिछले 10-20 सालों से है, वो कोई 4000 पुलिस वाले 25% तमाशा, ये तक ऑफर की गई कि हम खाली स्टेडियम में करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो थ्रेट मिली है कि जैसे आप होटल से बाहर कदम करेंगे ना तो आपको कत्ल किया जाएगा।
पता नहीं एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि अंडरग्राउंड सुरंग का सिस्टम है हमारे पास या हेलीकॉप्टर से स्टेडियम तो पहुंच चुकी थी। हाँ स्टेडियम पहुंच चुकी थी, टॉस होना था। चलो अल्लाह जानता है। अब अगेन आई मीन कीवीज आर कीवीज, दे कैन डू व्हाट दे वांट। एक और चीज है और ये है जो सिक्योरिटी एडवाइजरी। अच्छा, सिक्योरिटी एडवाइजरी आई है पुलिस की जानिब से और ये वही जेनेरिक किस्म की सिक्योरिटी एडवाइजरी है जो पिछले 20 सालों में या कम से कम 18 सालों में, तो जब से हमारे यहाँ ये सिलसिला शुरू हुआ है, हर ईद, यौम आज़ादी, मुहर्रम, अशूरा, हर मौके पर, हर फौरन दौरे पर, हर पार्लियामेंट के जलसे पर शायद इवन ये दी जाती है। और ये क्यों दी जाती है? थ्रेट, देखें कोई ये नहीं कह रहा कि थ्रेट नहीं है, लेकिन थ्रेट तो 24 घंटे है, थ्रेट हफ्ते के 7 दिन है, साल के 365 दिन होती है, राइट। ये एडवाइजरी इसलिए दी जाती हैं क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो पहला सवाल हम क्या कहेंगे, आपने वार्निंग दी, क्या आपको पता नहीं था? और हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? तो और कुछ नहीं, अपनी गर्दन बचाने, अगर हो या ना हो अपने आप को कवर करने के लिए आप दे देते हैं ताकि बाद में आप ये कह सकेंगे सर देखें। और बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म की एडवाइजरी, बड़ी स्टैंडर्ड किस्म की होती है और इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन एडवाइजरी। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक टीम जो ऑलरेडी जब यहाँ से गई थी तो एक अटैक हुआ था, ठीक है, शेराटन में, कराची में, सबको पता है, और वो जिस तरह से गए वापस आए, ये एडवाइजरी अगर उनके किसी सिक्योरिटी वाले के हाथ लगेगी तो वो उसे हम ये नहीं समझा सकेंगे कि उसे भी पता है नहीं, लेकिन इस एडवाइजरी की बुनियाद पर तो उन्होंने नहीं कैंसिल किया। नहीं वो तो देखो स्टोरी तो कल ही सामने आ जाएगी, लेकिन जो भी अभी तक आ रहे हैं वो क्लियर हैं कि दे रिसीव्ड इंटेलिजेंस। और ये अगर इंटेलिजेंस एडवाइजरी होती है स्टैंडर्ड से हटके तो वो डेफिनेटली शेयर भी करते नहीं, और नहीं कहीं ऊपर से आई है तो ये है, लेकिन ये एक अलग इशू है। हम ये नहीं कह सकते कि ये डिसीजन, ये दैट्स माय ओनली पॉइंट ना यार। और ये यार इस तरह के एक थद्दी है मेरे पास इस तरह की एडवाइजरीज की, गोइंग बैक ओवर द लास्ट 15 इयर्स यार। इसमें कोई नहीं, अनलेस इसमें कोई स्पेसिफिक थ्रेट होता तो ये इंपॉर्टेंट होता। इन्होंने पैनिक किया है, इन्होंने पैनिक किया है, ठीक है। अब हम अगेन दे हैव एर्ड ऑन द साइड ऑफ कॉशन, ठीक है, जो उनका हक यार। आप मेरे घर पैनिक तो किया, मैं आपके घर मेहमान जाता हूँ ना, मुझे शाम तक रहना है, अचानक से मैं कहता हूँ यार जरा वो मसला हो गया, इस घर में कोई हमला होने वाला है, मैं जा रहा हूँ यार। मैं कम से कम आपको तो बताऊंगा कि किसने कहा, घर तो मेरा ही बताया, घर पे तो मेरे पे ही घर पे हमला होने वाला है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आई एम सॉरी, शायद ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन PIA EU ट्रैवल के लिए महफूज नहीं है। आपकी एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट करने के लिए जायज है। पाकिस्तान गैर महफूज है मैच के लिए, लेकिन जब आप फरार होते हैं अपनी दुम दबाकर फ्रॉम अफगानिस्तान तो आपको पनाह देने के लिए बहुत ही महफूज होता है। उससे ज्यादा बड़ा क्या सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था हमारे लिए? टेल मी कि सारे जो वहां से शॉर्ट होके निकले हैं अपने सामान छोड़कर एम्बेसी में, अपनी शराब की बोतलें अभी तक वहीं सजाई हुई हैं, योर 2001 शाबलीज एंड शार्डोनेज, उनकी सारी फुटेज है। वहां से भागने के लिए आप महफूज हैं। पूरी आधी अफगानिस्तान का फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ, इज दैट अ बिगर टारगेट और इज द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अ बिगर टारगेट? इतनी बात। बहरहाल उनका फैसला है और उम्मीद यही है कि कल या तो न्यूज़ के अखबारों में या कहीं ना कहीं ये खबर तो आ जाएगी कि ये दौरा किस इंटेलिजेंस जो है इत्तलात की बुनियाद पर मुअत्तल हुआ, मनसूख हुआ, और क्या वो इंटेलिजेंस इत्तलात इतनी क्रेडिबल थी, ज़ाहिर है उस पर भी बात होगी, ज़ाहिर है क्रेडिबल तभी तो। फिलहाल वक्फा लेते हैं। और अब चलते हैं कॉल्स की तरफ। पहले हमारे कॉलर हैं राहिल अशर कराची से। जी राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप लोगों ने खैर माशाल्लाह बड़ा तफसीली अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी। इसमें मैं एक छोटी सी बात करूंगा जो आज न्यूजीलैंड का दौरा हुआ है। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे आपको पता है, मैं तो जो मेरी राय है वो ये है कि जी इसमें हमारे पड़ोसी इंडिया का हाथ होगा। जैसे PSL होता है तो मशहूर प्लेयर्स जो होते हैं उनको वो नहीं आने देते, ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम आपको IPL नहीं खेलने देंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग का आपको पता है कि उन्होंने आने दिया। एक ज़माने में आपको याद होगा बिग 4 था ICC में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड।
तो मेरा आपसे है कि इसके अंदर कहीं इंडिया का तो नहीं कोई हाथ, क्योंकि आज उनका मीडिया जिस तरह खुशियों के शादियाने बजा रहा था, उससे तो मेरी राय में तो यही लगता है कि ये सारा कुछ इंडिया का किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हाथ ना भी हो तो इंडियन मीडिया का खुश होने का हक तो है, वो तो है, और होने के लिए कुछ भी हो सकता है सर। अभी हमने वो बात की थी, ये विशेष सेगमेंट में आपने सुना होगा, हो सकता है कि किसी के थ्रू उन्होंने ही थ्रेड दिलाई, हो सकता है कि ना भी ऐसा हो, लेकिन खुश तो होंगे ना यार। और कुछ भी ना रूल आउट नहीं हो सकता। अकरम खान है कराची से। जी अकरम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। ये तालिबान के मतलब बात कर रहा था, ये पाकिस्तान से बहुत सारे गए हुए यार, टीवी वाला उधर तरह तरह की बातें करता है। वो बोलते हैं हम 20 साल से ये तनख्वाह तुमको कौन देगा और कैसे करोगे, तो बोलता है 20 साल तक हम बगैर तनख्वाह के रहे, ये अल्लाह के लिए, दीन अल्लाह के वास्ते कर रहे। तो ये जो है ना, फिर ये कोशिश करेंगे ये पाकिस्तानी जो है ना जरा एहतियात से काम रहे, उससे उसमें बातें नहीं करे कि ये वो फलाना हो गया, ये हो गया। तो ठीक है अकरम भाई, समझ नहीं आया। हाँ खैर जो बात नहीं। तारिक बिन यूसुफ हैं कराची से। जी तारिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को सलाम सर। अभी जो न्यूजीलैंड के ऊपर हम बात कर रहे थे सर, तो इनको सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान से, तो मेरे ख्याल से इनको हमें इमीडिएटली अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, और इनको चाहिए कि ये अपने मुल्क वाया काबुल जाएं, काबुल एयरपोर्ट पे आए, वो जो भी चार्टर्ड फ्लाइट आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो थ्रेट है। सही, ठीक है तारिक साहब। तो वैसे जब आए वहाँ से निकले थे तो हाँ यहाँ से ही गुजर के गए थे वैसे। चले नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट नहीं है, अच्छा मुबीन अहमद हैं इस्लामाबाद से। जी मुबीन भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बोल रहा हूँ जनाब। एक जाती सवाल पूछ लूं? सर आप पब्लिक में पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ लें। हाँ बाद में पूछ लीजिएगा। हाँ 5वें सेगमेंट में पूछ लेना। नहीं वही मैंने कहा, आप नगीना के हैं या बिजनौर के या मुजफ्फरगढ़ के? आपसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता है। नहीं मैं तो पाकिस्तान का हूँ भाई, और यहीं पैदा हुआ हूँ। हाँ अच्छा चले। अच्छा मैं कुछ गधों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी करिए। जी करिए। आपने पहले कंफर्म किया कि नगीना के हैं, बिजनौर के हैं, नेटौर के हैं, और क्या करना चाह रहे हैं सर? आपकी आप बात कीजिए। थोड़ी सी मार्केट में इज्जत बंदा देने देता है बंदे की यार। जी एक तो ये है कि ये कराची जो है उरूसुल बिलाद है था, लेकिन ये दुल्हन जो है बड़े कीचड़ में लथपथ है, बहुत गंदगी में लिथड़ी हुई है, इसके लिए साफ पानी कौन लाएगा? हाँ मलिक रियाज K4 लाएगा, अगर बीच में बहरिया टाउन ना आ गया। तो सर अभी तो आसमान से गिरा है इतना साफ पानी, आपको क्या चाहिए और? अच्छा दूसरा ये था, यहाँ पे कराची में गधों की दौड़ होती है। बिल्कुल। और यहाँ पे वो एक मैंने पुराने जमाने में फिल्म भी देखी थी, वो वहीद मुराद साहब उसमें जीत भी जाते हैं। जी सर। अच्छा वो यहाँ पे गधों के लिए दौड़ने के लिए कोई स्टेडियम बना के कोई बामुराद नहीं होना चाहता? मेरे ख्याल में वो छुट्टी के वक्त जो है ना, जो मारीपुर रोड है माइकुलाची वाली जो है, वहाँ पर नहीं होता, तो वो मेरे ख्याल में अपनी दिलपशोरी कर लेते। लेकिन नहीं टूरिज्म के प्रमोशन के लिए वो जैसे ओलंपिया का, मैं समझ गया सर। जैसे अगर आपने किसी जमाने में बेनहर देखी है आपने कभी? हाँ, वो उस तरह का स्टेडियम, उसी तरह का स्टेडियम होना चाहिए। आइडिया अच्छा है, लाइक दिस आइडिया यार। लियारी के स्टेडियम में भी हो सकता है यार, कितने वैसे सही आइडिया है। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि वो सीधा दौड़ते हैं ना, तो वो ग्राउंड में वो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं तो फिर हमें इनोवेशन लानी होगी ना गधा गाड़ियों के अंदर। वो तो फिर मौत का कुआं ना बना करके वो फिर, ये तो आइडिया बुरा नहीं है। आई लाइक दिस आइडिया। पता नहीं, मैं तो और भी बात कर सकना चाह रहा हूँ। आप कोई और कॉलर है सर या बात करनी है? जी मैं तो बात करनी है। कराची से हमारे साथ एक कॉलर है यार, कामरान सिद्दीकी साहब। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा थोड़ा मौजू हट के थोड़ा एजुकेशन के मुतालिक है मेरा मौजू। तो आजकल ये MD कैट के टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के। जी जी। तो जिसके लिए ये कि इंटर के बाद जो कॉलेज होते हैं प्रोफेशनल्स में एडमिशन के लिए इनका टेस्ट होते हैं ये, तो आजकल ये काफ़ी सोशल मीडिया पे भी है, ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं स्टूडेंट्स को जो ये टेस्ट दे रहे हैं आजकल। इसलिए कि ये जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कराची के हैं, इन्होंने पूरे 2 साल सिंध की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है सारी, और ये टेस्ट जो हो रहे हैं ये
फेडरल और पंजाब बोर्ड से हो रहे हैं। तो वो 1 महीने में सारा का सारा कोर्स पढ़ना और ये करना, ये इनके लिए बड़ा मसला हो गया बच्चों के लिए। बच्चे बहुत परेशान हैं सर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी इस बात को भी लाएं गवर्नमेंट तक। जी बिल्कुल कामरान भाई, ये इशू मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट में भी गया और जिब्रान नासिर ने इसके ऊपर खासा किया। अभी कुछ भी नहीं हुआ। सो एवरीथिंग स्टेज वेयर इट इज़, यानी कि उनको पेपर देने पड़ेंगे। अब जाहिर है बच्चों का जो अनसर्टेनिटी रही है इन 2 सालों में कोविड की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यार बहुत मुश्किल है ना। आई मीन वी हैव टू बी रियल अबाउट इट। अगर मैं अब सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखूं तो यार मतलब ऑनलाइन आप कब तक पढ़ोगे यार, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा। एंड इट्स जस्ट कुछ नहीं पता, आज स्कूल खुल रहा है नहीं खुल रहा, अब खुल रहा है नहीं खुल रहा, एग्जाम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। होपफुली देखें अब जिस तरह से 50% खोल दिए हैं उन्होंने स्कूल्स के, मतलब और वो चाइना वाले स्टूडेंट्स का इशू अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। वो अगेन वही है कि जब तक चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं कहेगी तब तक वो भी नहीं होगा। मैंने पता भी करवाया था चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में कोई एक आध जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो वहीं रह गए थे, उन्होंने उनसे भी पता करवाया क्योंकि यहाँ बहुत से लोग यहाँ बहुत ज़्यादा और से पाकिस्तान नहीं आए। ये पूरी दुनिया में जो है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से जो लोग वापस आए हैं वो अपने ममालिक में ही फंसे हुए हैं। और अभी तक क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही है तो लिहाजा वो वापस ही गए। हाँ, मेरे अपने कज़न के दोनों बच्चे जो हैं मेडिकल की पढ़ रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में और दे स्टिल इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑनलाइन बहरहाल थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन जो है और ख़ास तौर पे अगर प्रोफेशनल एजुकेशन हो तो प्रॉब्लम होती है। तलहा रऊफ़ हैं गुजरावाला से। जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में अभी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि आप जीन्स नहीं पहन सकते और ड्रेस कोड में रहेंगे। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बच्चों पे किस यूनिवर्सिटी में लगी है सर? सॉरी मैं इसके बारे में शायद नहीं पता इतना। हेलो जी, कौन सी यूनिवर्सिटीज में पाबंदी लगी है? जी ये पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस। क्या पाबंदी लगी है? कि आप जीन्स नहीं पहन सकते या आप इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते स्टूडेंट, और इस तरह की पाबंदियां कि जिसकी वजह से एक ज़हनी दबाव पैदा हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर अपने उस्ताद से सवाल पूछो तो उस पर भी एक ज़हनी दबाव पैदा होता है और मजाक उड़ाया जाता है। देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये होता है कि या तो आप यूनिफॉर्म कर दें, फ्रैंकली दैट्स दी ओनली थिंग, वरना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई मीन जीन्स पहन के अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो टीचर्स के लिए तो इस्लामाबाद में कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि वो गाउन पहनेंगे और शलवार कमीज और प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह, जैसा कि पहले होता था। हाँ गाउन, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स वाली बात है ये मेरे लिए भी नहीं है। हमारे लिए भी नहीं है। वैसे कुछ पार्क्स भी हैं जिसमें आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। हाँ नहीं, देखिए मसला ये कि जॉगिंग करनी है, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। टीचर्स के लिए अच्छा होगा अगर वो गाउन पहन करके आए। कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब ये कहना कि भाई आप जीन्स नहीं पहन सकते, ये किस तरह की हरकत है? हाँ मेरा ख्याल है हर कैंपस की अपनी अपनी हुकूमत है, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी सियासत है, मुझे जो बदलती रहती है। यूनिफॉर्म शायद ये नहीं है, वरना मुराद राजा साहब इस बारे में कुछ ख्याल जाहिर कर सकते हैं। आपके दोस्त हैं मिसेस मसूद हैं? नहीं, वो चली गई हैं। आसिफ अजीज साहब हैं कराची से। जी आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबश्शिर साहब, वस्फुल्लाह साहब, ज़रार खोड़ो साहब, तो सब के सामने मरतबा तो आज बात वही क्रिकेट के हवाले से मैं करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि इस सारे के पीछे हमें पहले खुद अपने आप को भी देख लेना चाहिए कि हमारे जो वजीर दाखिला साहब थे वो खाम के लिए अफगानिस्तान के मसले पे जो है वो तालिबान को फतह हो गई, लेकिन वो मुसलसल ये कह रहे थे कि इंडिया में सफ़े मातम है। फवाद चौधरी भी कह रहे थे। तो आज वो जाहिर है मुझे पाकिस्तानी हूँ, मोते वतन हूँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आज वो क्या कह रहे होंगे पाकिस्तान में कौन सी सफ़े मातम। ये तो चलता रहता है जी। और इसके पीछे जो कुछ है वो जाहिर सी बात है इंडिया है। और फिर जो हमारे रमीज राजा साहब फरमा रहे हैं कि ICC में जो है हम जाएंगे और बात करेंगे, तो ICC पे भी होल्ड पूरा का पूरा जो है जाहिर इंडिया का है। तो जाहिर है इसमें इंडिया है और इसमें इंग्लैंड है, वो भी कल मना कर देंगे, परसों मना कर देंगे। और फिर इसके बाद देखिए कि जो अमेरिका है वो क्या करता है। सबसे बड़ा तोहफा तो उसकी तरफ से हमारे पास आएगा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक है, और इसमें बहुत कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा है, हमें उसमें
दुनिया के साथ चलना चाहिए था, हमें उसकी आउट ऑफ वे जाके उसको इतना हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। हम पाकिस्तान इस वक्त हकीकत में आइसोलेट हो चुका है। और अच्छा सर, मैं आपकी मोस्ट बातों से एग्री कर सकता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जहाँ तक आपने बात की ये आइसोलेशन की, ऐसा नहीं है। देखिए, और ये एक बहुत एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात है कि दुनिया को लेके साथ चलते, कौन सी दुनिया को सर? अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, वो जो मतलब वहां पर दिन रात बमबारी करने के बाद 20 साल जंग करने के बाद अमेरिका तो खुद नेटो इत्तेहादियों को साथ लेके नहीं चला, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। और दूसरी बात है कि देखें बहुत ज्यादा भी मतलब अपॉलोजेटिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड लुक्स आउट फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। फर्क सिर्फ ये है कि जब छोटे ममालिक करते हैं तो उसको कहते हैं डबल डीलिंग, जब अमेरिका बहादुर करता है तो इट इज कॉल्ड सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और कोई कितना भी नापसंद करे, अफगानिस्तान के सोल्यूशन का रास्ता मजबूरी या पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत लोग हैं जी, मतलब क्या करें, दैट्स इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड सर। शहजाद अली हैं डैलस से, टेक्सास से। जी भाई, जी शहजाद साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद बोल रहा हूँ। बात वही रिपीट हो जाएगी, सुबह से ही वही टॉपिक चल रहा है हॉट। मगर मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि ये मतलब जिस कंट्री का मतलब दिल करता है टूर कैंसिल कर देता है। न्यूजीलैंड में पूरी मस्जिद में आपने इतने लोगों को मार दिया, बांग्लादेश की टीम वहीं रही, तो इसमें अब ये आपके सामने क्या आ रहा है? आप लोग क्या देख रहे हैं वहाँ बैठ के कि पाकिस्तान को इसका कोई रिएक्शन क्या आएगा? आप लोग मतलब आईसीसी के पास जाने का कोई फायदा नहीं, जैसे प्रीवियस कॉलर ने कहा कि वो भी इंडिया के अंडर है। तो इसमें ये मतलब कि ये तो देखिए कितना आपको फाइनेंशियल लॉस भी कितना हुआ है, आपकी सारी स्पॉन्सरशिप देंगे ना, तो ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान? मतलब प्राइम मिनिस्टर से आपने मिलते हैं करवा दी कि जी मतलब उनकी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो जरूरी था वो तो करना ही था। जाहिर है टूर बचाने का सबकी नीयत थी, लेकिन बदकिस्मती है कि टूर नहीं बच सका। दूसरी बात है सर कि हम इसमें क्या कर सकते थे, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता था? देखें, अगर लास्ट मिनट पर, और ये लास्ट मिनट पर ही होता, अगर इन एकदम वो सुबह नहीं जागे और कहा कि ओहो हो यार इस खित्ते में तो दहशतगर्दी होती है, हम तो पिछले 20 सालों से हमने तो मतलब वैलियम लेके हम सोए हुए थे, आज मैं जागा हूं मुझे पता लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं था। सेकेंडली, जैसे अभी इस पर बात हो रही थी, अगर उनको लास्ट मिनट पर एक वार्निंग मिली और आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, तो हम क्या करें यार? हमारे कोई माइंड रीडिंग मशीन तो नहीं पड़ी हुई ना यार, किसी के पास कोई नियत स्कैनर तो नहीं है ना कि हर एक बंदे। लेकिन सफर तो हम करेंगे ना यार, सफर हम करेंगे, लेकिन वो तो जाहिर है, देखो वो तो दैट्स अ गिवन। इस पे देखो दो अलग चीजें हैं ना यार। सफर हम करेंगे, लेकिन जो ये साहब बात कर रहे थे कि जी हमें भी कुछ करना चाहिए, मुझे बताएं क्या करना चाहिए? मतलब ये कहना तो बड़ा आसान है ना कि कुछ करो। अगर मैं सवाल पूछूं किसी से कि क्या, जब वो आपको थ्रेट ही नहीं बता रहे कि क्या है, आपने क्या करना है? हाँ कि नहीं, आपको क्या फुफो जान से डर है? नहीं। चचा जान से डर? नहीं। तो फिर यार व्हाट आर यू गोइंग टू से टू दैट? एक ही काम कर सकते हैं कि होपिंग के शायद न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने जो हमारे वजीर आजम से गुफ्तगू की है, उसमें शायद उन्होंने कुछ बताया हो। देखें क्या चीज़ें सामने आती हैं, अगर उनको खुद भी पता हो। डॉक्टर ज़ुहैब हैं लाहौर से। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मेरा जो सवाल है, बल्कि सवाल मैं चाह रहा हूँ कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करें और अपना पैनल को बुला के थोड़ा डिस्कस करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अभी रिसेंटली पीएमडीसी डिसॉल्व कर दी थी और पीएमसी बनाई गई और उन्होंने नया एग्जाम इंट्रोड्यूस कराया है, लाइसेंसिंग एग्जाम, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम NHE। देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मतलब पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में होता है, यूके में होता है, वहाँ सब मुल्कों के अपना एक नेशनल स्टैंडर्डाइज लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। लेकिन द वे इट वाज इंट्रोड्यूस वो बड़ा एक किस्म का अजीब है, बिकॉज आप देखें पूरी दुनिया में, जैसे यूके में भी वो एक नया सिस्टम लाने लगे, तो उन्होंने 50 साल पहले का प्लान दे दिया कि 4 साल बाद हम ये लाइसेंसिंग एग्जाम ले जाएंगे। हमारा ये होता है अब्रप्ट है, एकदम उन्होंने कहा इन्फोर्स करें जी, 1 साल के अंदर इन्फोर्स करें, और जो नए ग्रेजुएट्स हैं वो खुद हैं। और ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि हमारे यहाँ सारा फोकस ही एग्जाम्स पे। हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम 5 एग्जाम देते हैं, 5 प्रॉफ, मतलब होते 4 हैं लेकिन डिवाइड करके 4 प्रॉफ देते हैं। ना रिसर्च पे फोकस है, ना अपना क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस है, बस एक सिस्टम है जी, नया स्टैंडर्डाइज एग्जाम करना है, नई बॉडी आई है तो इंट्रोड्यूस करो,
अगर यही आप आते, आप हमें तकरीबन 3 साल का प्लान देते कि जो 3 साल मतलब जो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में दे नो कि जैसे वो बाय द टाइम दे ग्रेजुएट दे हैव टू गिव वन मोर एग्जाम, तो इतने सारे एग्जाम देने का बिल्कुल पॉइंट समझ नहीं लगता, बिकॉज आप इससे सिर्फ एक एग्जाम बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं हमसे, विच इज काउंटर प्रोडक्टिव। और आप ये मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली रीसेंट ग्रेजुएट, तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं इस बारे में, लेकिन आई वांट यू गाइस टू हैव ए कॉल ऑन एक्सपर्ट्स एंड डिस्कस ऑन दीज इश्यूज, बिकॉज हमारे जो मुल्क का एजुकेशन सिस्टम है। देखिए ये बात आपकी ठीक है कि एब्रप्ट नहीं होना चाहिए आपको पहले से, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम जिस तरह ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी गई है, उसका मकसद यही है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। वरना हमारा जब यहाँ से ग्रेजुएट जाता है वहाँ मास्टर्स करने के लिए, वो कहते हैं कि भाई पहले आप ग्रेजुएशन तो पूरी करें अपनी, मतलब 2 साल, यहाँ आप 4 साल एग्जैक्टली। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो बाहर जाते हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं, अमेरिका जाते हैं, UAE जाते हैं, कतर जाते हैं, तो वहाँ पर उनको मुश्किलात होती हैं। फिर मैं यही कहूँगा, आपकी बात ठीक है कि तरीक़ा कार जो है वो एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ हाउ वी आर। सारा मसला ही यही है, हम सही काम भी करना चाहते हैं ना, तो हम इस तरीके से करते हैं कि सही काम भी गलत हो जाए। दिस इज द प्रॉब्लम है। चलिए, यहाँ तो एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में बैठा हो तो वो सैक हो जाता है, इस्लामाबाद से ऑर्डर निकल आता है, उसके आने का भी इंतजार नहीं करते। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। तो सर अगर ये बातें ऐसी बातें शुरू करनी है तो अभी 1 और घंटा चाहिए हमें। 1 बजे तक इधर ही बैठे आप। चलें जी, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मंडे को हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।